देखो बच्चों, इसका जो आंसर होना चाहिए, जो क्वेश्चन था कि सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व होगा कि नहीं, तो सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन इसका अगर वो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो एक्चुअली होता क्या है, दो तरह के सॉल्यूशन बनाता है। एक तो वो फुली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बना सकता है, मतलब फुल्ली जो है वो सॉल्युबल भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो फुल्ली सॉल्युबल हो जाता है। और जब वो फुल्ली सॉल्युबल हो जाएगा तो वहां पे, मेरी बात को समझ लो, मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ बच्चों, जो अभी आप लोग का टेस्ट हुआ था कि जब कार्बन डाइसल्फाइड में हम सल्फर को डिसॉल्व करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, क्या वो टिन्नल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए कि दैट विल डिपेंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द सल्फर। मतलब क्या कि अगर वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया, जो कि डिफरेंट तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया, तब तो वो सॉल्युबल होकर के उसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि सल्फर पूरी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होता है, वैसी कंडीशन में वहां पे टिंडल इफेक्ट शो होगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो होगा। तो इसीलिए अगर आपके आंसर में आपने ये लिखा है कि इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट मेक्स अ हाइड्रोजनस सॉल्यूशन एंड इट विल शो टिंडल इफेक्ट, तो वो आंसर भी सही है। लेकिन लेकिन इसके आंसर जो है ये भी हो सकता, इसके मैक्सिमम परसेंट, अरे रुक जा बच्चा, इसके मैक्सिमम जो आंसर करेक्ट है, मतलब अगर 65% की बात करोगे तो 65% केसेस में ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है और वहां पे जो है टिंडल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे जरूर होते हैं जिसमें टिंडल इफेक्ट होता है। तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो आंसर ये भी गलत नहीं है, वो भी चलेगा। ठीक है, वो भी चलेगा। तो अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है, वो उसके भी आंसर को करेक्शन किया जा सकता है। अगर आपने वैसा किया तो आप उसमें 1 मार्क बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 2 के टेस्ट के मार्क्स, चैप्टर 2 का टेस्ट का मार्क्स, चैप्टर 2 का टेस्ट का मार्क्स, अच्छा आप एसएफएस वाले बच्चों को कल मिलेगा पेपर का टेस्ट टेस्ट का मार्क्स। चैप्टर 20 वाले बच्चे को पेपर के मार्क्स मैंने आज दे दिए, एसएफएस वाले बच्चे के मार्क्स कल मैं दूंगा ग्रुप में। एंड सर वो जो टिंचर ऑफ आयोडीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आयोडीन इन अल्कोहल। सर मैंने वही आंसर किया था लेकिन आपने उसे गलत मार्क किया है। आयोडीन इन अल्कोहल आपने लिखा है और मैंने उसको गलत कर दिया है। ऐसा कैसे हो यस सर। सकता है? हो सकता है या तो करेक्ट नहीं दिख रहा होगा मुझे, करेक्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर की ओरिएंटेशन गड़बड़ थी इतना बोलने के बाद भी, जिसमें एक तो शिवांश मिश्रा था जिसके की पेपर की ओरिएंटेशन गड़बड़ थी, जिसके लिए मुझे पूरा लैपटॉप को ही वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना पड़ा। एक और किसी गर्ल का था, मुझे याद नहीं आ सर रहा। मैंने आपको पोर्ट्रेट में भी भेज दिया था, फिर मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था। अच्छा, एक और किसी गर्ल का था जिसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह के अगर पेपर्स भेजते हो तो फिर पता नहीं चलता, या फिर अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो फिर पता नहीं चलेगा कि आप ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो, वैसे पता नहीं चलता है। ऐसे मैंने जितना कोशिश किया है कि सबके करेक्शन चेक खुद से करूँ। आप मुझे भेज देना, ठीक है? आप उसमें भेज देना तो उसको देख करके सर्कल करके मैं उसको फिर से चेक कर दूँगा। यस सर, ओके सर। चलो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर, एंड दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या समझने वाले हैं, पहले ये देख लो बच्चों। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो हम लोग समझने वाले हैं, सबसे पहले समझेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि एटम किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, फिर केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितनी चीजें हमने पढ़ी थी उसको फिर से रिवाइज करेंगे। देखो ये है एटम, ये जो देख रहे हो दिस इज एटम, एक सिंगल एटम। एटम्स जब केमिकली रिएक्ट किया तो मॉलिक्यूल, यहाँ पे देख रहे हो एटम केमिकली रिएक्ट किया तो वो मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ, ये जो है दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स एक जैसे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ये क्या है, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो चूंकि दोनों सिमिलर तरह के एटम है तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे डिसिमिलर तरह के एटम्स है तो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अच्छा, कोई एक बच्चा बोल रहा था कि आपके किसी बुकलेट में कोई पेज खाली है, कौन बच्चा बोल रहा था, किसी ने मैसेज किया था मुझे। आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट टू रिमेंबर, एटम किसको बोलते हैं? एटम जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के सबसे छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, उस सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करता है तो उसके सबसे छोटे पार्टिकल को जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। अभी आपने देखा था कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके वहां पे बना लिया मॉलिक्यूल, इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये बना लिया वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये है वाटर का मॉलिक्यूल।
तो किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा फॉर्म जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। एलिमेंट किसको बोलते हैं? एक तरह के जब एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उस एक तरह के एटम्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट जो है दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड किसको बोलते हैं? जब एलिमेंट्स आपस में केमिकली रिएक्ट करता है, जब एटम आपस में केमिकली रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करके वो क्या बनाता है? कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। जैसे देखो यहाँ पे एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इसका एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड वहां पे चूंकि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। जैसे टी की प्रिपरेशन होती है तो टी की प्रिपरेशन में वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, उसका जो कलर चेंज होता है दैट इज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। नया सब्सटेंस जहां पे भी बने, जिस भी जगह पे नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को हम लोग वहां पे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन का सपोज करें, ये हाइड्रोजन के एटम्स है, दो एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये हाइड्रोजन का एटम, ये हाइड्रोजन का एटम, ये क्लोरीन का एटम, ये क्लोरीन का एटम, मतलब हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करके वहां पे फॉर्म कर रहा है HCl। दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो गया। पहले यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में केमिकल रिएक्शन था, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में केमिकल रिएक्शन था। अब यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर के यहाँ पे HCl का ये रहा एक मॉलिक्यूल और HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, ये रहा HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है ना। देखो ये एक मॉलिक्यूल, पहले की जो बॉन्डिंग थी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की वो ब्रेक हुई, क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक हुई, यहाँ पे नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसमें कि एक नई अरेंजमेंट बनी है। ये जो नई अरेंजमेंट बनी है, इस नई अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, इस नए फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स हैं दैट विल रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, वो केमिकल रिएक्शन कुछ लॉज को फॉलो करेगी और जिस लॉ को फॉलो करेगी उस लॉ को हम लोग बोलेंगे क्या? उस लॉ को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो बहुत तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ दो तरह के पढ़ने हैं, दो तरह के लॉ के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहली लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ जो है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो तरह के लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो तरह के लॉ हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहला किसने दिया था? लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसके ईयर पे मत जाइए, इसका ईयर करेक्ट नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है लेवोजियर। लेवोजियर ने ये बोला था कि जब भी वहां कहीं पे किसी जगह पे कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट हमेशा हर केस में बराबर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करें तो ये रिएक्टेंट है कार्बन और ऑक्सीजन और ये क्या है? कंपाउंड है CO2। तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के टोटल मास की बात करें तो मान लो कि यहाँ पे कार्बन का मास 12 ग्राम आप लोगे और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम लोगे, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो एग्जैक्ट कितनी होगी? 44 ग्राम होगी। कहने का मतलब मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट हर केस में कितना क्या होगा? बराबर होगा। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। मतलब मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे Na, ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। दिस इज Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। ये दोनों जब केमिकली रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे फॉर्म करेगा BaSO4 और साथ में 2NaCl। ठीक है, 2NaCl। तो अब यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को ऐड करोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को ऐड करो, ये पूरा रिएक्टेंट हो गया ये पूरा, और ये दोनों जो है प्रोडक्ट हो गया। अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास को ऐड करोगे तो हमेशा ये बराबर होगा। मास ऑफ द रिएक्टेंट और मास ऑफ द प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यही चीज किसने बोला था? सबसे पहले लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करें ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो कि यहाँ पे हमने ले लिया 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम का और इसको, ये जो सिंबल है ना ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का सिंबल शो करता है हीट। अगर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और इसको गर्म किया तो वहां पे 5.6 ग्राम किसका बन रहा है? 5.6 ग्राम बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का। और पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी हमने पढ़ा कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा हर केस में क्या होगा? बराबर होगा। ये अभी आपने समझा। तो 10 ग्राम इज इक्वल टू 5.6 प्लस x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालें, 10 माइनस 5.6 हो जाएगा, दिस विल बी 4.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हियर विल बी 4.4 ग्राम। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये किसने दिया था? ये दिया था जे.एल. प्राउस नाम के साइंटिस्ट ने। और जे.एल. प्राउस ने क्या बोला था कि इस थियरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय देयर मास एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। कहने का मतलब कि आप अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर आप चाहे किसी भी सोर्स से लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वाटर आप किसी भी सोर्स से लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट तो इन्होंने क्या बोला कि जे.एल. प्राउस ने क्या बोला, अगर हम वाटर की फॉर्मेशन करें, चाहे वाटर किसी भी सोर्स से लिया जाए, आप उसको रेन वाटर ले लो, आप टैप वाटर ले लो, आप उसमें रिवर वाटर ले लो, आप चाहे अमेरिका से वाटर ले लो, इंडिया से वाटर ले लो, हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 2 हाइड्रोजन है ना, मतलब 2, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2, ऑक्सीजन का मतलब 16, मास रेशियो क्या हो गया? 1:8 ही होगा, चाहे जहां से भी आप वाटर कलेक्ट करो, सोर्स से फर्क नहीं पड़ता। नहीं मिला? हाँ, कोई भी वाटर ले लो, उससे कोई सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो होगा, ये हाइड्रोजन होगा और ये ऑक्सीजन होगा। दोनों के जो मास का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? 1:8 ही होगा। ठीक है, 1:8 ही होगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हम यहाँ पे 2 ग्राम ले, तो 1:8 रेशियो करने के लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम लेना होगा? 16 ग्राम लेना होगा। अगर हम हाइड्रोजन का सपोज करो कि 5 ग्राम ले, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 8 × 5 40 ग्राम लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर के इसका रेशियो 1:8 आएगा। मतलब वाटर की फॉर्मेशन के लिए हमेशा दोनों का रेशियो 1:8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 ग्राम ऑफ वाटर बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 18 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? 45 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। हमेशा हमेशा ये जो रेशियो होगी ना दोनों की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, वो रेशियो हमेशा 1:8 ही होगी, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आप हाइड्रोजन की 10 ग्राम ले लो तो ऑक्सीजन की कितनी ग्राम लेनी पड़ेगी? 80 ग्राम लेनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों का रेशियो 1:8 होगा। अगर मान लो सपोज करो, मान लो कि आपने हाइड्रोजन का ले लिया 10 ग्राम और ऑक्सीजन का आपने ले लिया है 100 ग्राम, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा, जैसे यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के 90 ग्राम ऑफ वाटर बना, यहाँ पे बना था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन का 10 ग्राम लें और ऑक्सीजन का 100 ग्राम लें तो कितना ग्राम वाटर का फॉर्मेशन? तो जरा ध्यान से सोचो, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर हम 10 ग्राम ले रहे हैं तो ये तो 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा ना। उसके बाद तो हाइड्रोजन ही वहां पे खत्म हो गया, हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, वहां पे हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं। ये 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुका। तो जब कंबाइन हो चुका, इसमें से 80 ग्राम के साथ कंबाइन हो चुका ये हाइड्रोजन, तो ये 80 ग्राम के साथ कंबाइन करके 90 ग्राम ऑफ वाटर तो बना लिया। तो अब जो है उसके बाद हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? रिएक्शन ही नहीं करेगा ना। तो बाकी जो वहां पे ऑक्सीजन होगा, 20 ग्राम ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। समझ में आ रही बात? क्योंकि इसको रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन ही नहीं है। इस 20 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं। जो पूरा का पूरा 10 ग्राम यूटिलाइज हो चुका है, ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा? नहीं करेगा रिएक्शन। तो दिस 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। चलो एक मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन करके CO2 बनाया। अब कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 2 × 16, तो 12:32। 4 से कट करे 4 3 जा 12, 4 से कट करे 4 8 जा 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो आया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए 3:8, और यहाँ पे जब कंबाइन करेगा तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो 3 है और ये, ठीक है, 11 ग्राम। अगर मान लीजिए कार्बन का हम ले लेते हैं 6 ग्राम, तो ऑक्सीजन का कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा? तो सोचो कितना ग्राम। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा, और 22 ग्राम CO2 की फॉर्मेशन होगी। अगर हम इसका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए कार्बन का अगर मान लीजिए हम 15 ग्राम लें, तो 15 ग्राम का मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 को भी तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 40 ग्राम हो जाएगा। 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तब जाकर के 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। अगर मान लो यहीं पे क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि सपोज करो कि आपने 15 ग्राम लिया कार्बन का और ऑक्सीजन का 40 ग्राम लेने की बजाय 50 ग्राम दे दिया गया आपको क्वेश्चन, तो 15 ग्राम तो सिर्फ 40 ग्राम के साथ ही कंबाइन हो सकता है। ये देखो, 15 ग्राम ऑफ कार्बन कैन कंबाइन ओनली विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 15 ग्राम है ये सिर्फ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। रेस्ट जो वहां पे 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी लेफ्ट व्हाट? अनरिएक्टेड। अनरिएक्टेड फॉर्म में बचा रहेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जहां जब भी कंबाइन करेगा इसकी रेशियो 3:8 3:8 3:8 हमेशा 3:8। दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ें।
तो इस पिक्चर को देखो बच्चों। 500 बीसी में महर्षि कनड ने ये बताया कि मैटर का या किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम लोग परमाणु क्या बोलते हैं, परमाणु, दैट इज कॉल्ड परमाणु, जिसको कि 1808 में जॉन डाल्टन ने उसको उसी परमाणु को एटम बोला, बट इट वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय महर्षि कनड इन 500 BC. इट वाज नोन टू इंडिया आल्सो, पर इंडिया में तो ये 500 BC से पता था बच्चा। 500 BC से, जॉन डाल्टन से 2300 ईयर पहले, कैन यू इमेजिन, 2300 ईयर पहले से हमें परमाणु के बारे में पता है। आपको पता है बहुत सारी चीजें। हनुमान चालीसा कब बनाई गई थी? लगभग कितने साल पहले? हनुमान चालीसा जो लिखा था तुलसीदास ने, कितने साल पहले लिखा था? कितने साल पहले लिखा था? उसका तो प्रूफ है। परमाणु वगैरह की जो चीजें हैं, ये सब परमाणु वगैरह वाल्मीकि के रामायण में भी ये चीज उल्लेख किया गया है, इसका मतलब उससे पहले डिस्कवर किया गया होगा, तभी तो उल्लेख किया गया उसमें। और मैं क्या बता रहा था, हनुमान चालीसा जो है उसमें सूर्य से लेकर के अर्थ की एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखी गई। अब सोचो तो वो कितने साल पहले बनी थी, कितने साल पहले लिखी गई थी, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस वहां पे लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों, सिर्फ ये नहीं, हमारी जो साइंस थी ना, जो उस समय हम लोग महर्षि जिनको बोलते थे ना, वो एक्चुअली उस समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिनको हम महर्षि बोलते हैं, वो उस समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे। और आपने रामायण वगैरह में देखा होगा, महाभारत वगैरह में देखा होगा कि जो ये लोग थे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए जो जाते थे गुरुकुल में, दैट वाज एक्चुअली, जो अभी यूनिवर्सिटी है, जो स्कूल्स हैं, उसमें महर्षि वगैरह जो पढ़ाते थे, वो पढ़ाते क्या पढ़ाते थे? यही सब चीज जो साइंटिफिक रिसर्च होते थे वही तो पढ़ाते थे उन लोगों को, साइंटिफिक रिसर्च ही तो पढ़ाते थे। जो उसमें आप पढ़ते हो कि ब्रह्मास्त्र वगैरह चलाया गया था, ब्रह्मास्त्र क्या, दैट वाज एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब ही तो है वो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका कि बहुत सारा प्रूफ है, ठीक है। जब आप उसके प्रूफ के बारे में डिटेल में जाओगे ना, तो बहुत सारा ऐसा प्रूफ दिखेगा आपको। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपनी कल्चर के बारे में हम लोग खुद नहीं जानते, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं गया, ये प्रॉब्लम है। हमें अपनी कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि आप हम ही नहीं जानते हैं ना, तो हम क्या बताएंगे आपको? जब हम ही नहीं जानते तो हम आपको क्या पढ़ाएं? क्यों जो है ये मिसाइल्स आगे जाकर के डिवाइड नहीं होते, एक मिसाइल्स कई सारे मिसाइल्स में, एक मिसाइल्स कई सारे मिसाइल्स में डिवाइड होते हैं ना, एक मिसाइल से कई सारे टारगेट पे एक साथ स्ट्राइक किया जाता है ना। फिर पुष्पक विमान का जो कॉन्सेप्ट है, पुष्पक विमान का जो कॉन्सेप्ट है रामायण में, आज का हेलीकॉप्टर है ना, रावण की जो महल है लंका में, उसमें हेलीपैड बना हुआ है, पता है ना? नहीं पता है तो देखो, नेट पे सर्च करो, जो रावण का महल है लंका में, उसमें हेलीपैड बना हुआ है, हेलीपैड है, तभी तो वहां पे देखो पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट है। कितने साल पहले लिखी गई थी रामायण, सोचो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बहुत लंबी डिस्कशन की चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बताया नहीं गया, तो हम लोग अपनी चीजों पे ही डाउट करते हैं, जो हमारी कल्चर की चीजें हैं उसी पे हम लोग डाउट करते हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं गया ना, हमें समझाया नहीं गया, इसलिए हम लोग उस पर डाउट करते हैं। ये मेन रीजन है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसमें आगे बढ़ोगे, आगे जब रिसर्च करोगे, खोज करोगे, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें पता चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन 1808 जॉन डाल्टन ने क्या किया, एटम वर्ड दिया था और एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। जैसे ये ब्रिक्स देख रहे हो, ये ब्रिक्स और ये बिल्डिंग जो बना हुआ है सामने, इसका क्या मतलब क्या है? इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? इसका स्ट्रक्चरल यूनिट यही ब्रिक है। जिस तरह से इस ईंट से पूरा का पूरा बिल्डिंग बना है, उसी तरह से एटम्स से क्या बनता है, उसी तरह से एटम्स से क्या बनता है, मैटर बनता है। कोई भी मैटर जो है वो किससे बनता है, एटम से बनता है। जिस तरह से ये ब्रिक्स से क्या बना है, ये पूरा बिल्डिंग बना है, उसी तरह से एटम से मैटर बनता है। कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम से बनता है। एटम्स कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड defining a structure of the elements. The term atom comes from the Greek word for indivisible, जिसको कि हम फिर फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो जॉन डाल्टन की प्रोपोज्ड एटॉमिक थ्योरी है, which acted as the explanation of the above two laws, जो ऊपर के दो लॉज हैं उसको कंबाइन करके थ्योरी बनाई गई, that is the postulates of Dalton's atomic theory, जिसमें 6 थ्योरी हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहली थ्योरी जो है वो ये है कि the matter is made up of very tiny particles called atom that cannot be further subdivided. Atoms are never formed or destroyed during a chemical reaction, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थ्योरी थी कि एटम कैन नेवर फॉर्म, ना ही फॉर्म किया जा सकता है और ना ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
एटम ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर। अगर हम एक एलिमेंट की बात करें, जैसे हम कार्बन एलिमेंट की बात करें, तो कार्बन एलिमेंट का इनका कहने का थर्ड पॉइंट ये था कि इस कार्बन के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, उनकी नेचर सेम होगी, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, मास सेम होगा, कैरेक्टर सेम होगा, ये कहना था डाल्टन के थर्ड पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक आ गया। थर्ड पॉइंट में क्या ड्रॉबैक आया? क्योंकि हम कार्बन में आइसोटोप्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन में ही प्रेजेंट होता है, आइसोटोप्स बहुत सारे केसेस में होता है। कार्बन में एक ऐसा कार्बन भी होगा जिसमें कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, लेकिन कार्बन का ही एक दूसरा एटम होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 14 भी होता है। ऑल्दो दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, इसके भी एटॉमिक नंबर 6, इसके भी एटॉमिक नंबर 6, लेकिन इसमें एटॉमिक मास 12 और इसमें एटॉमिक मास 14। इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते क्या है इसको? हम लोग आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, बट डिफरेंट मासेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। अब ऐसा होता क्यों है? एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है? कि उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, ये सेम हो जाएंगे। और डिफरेंट मासेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मासेस डिफरेंट का मतलब सिंपल मतलब क्या है कि मासेस डिफरेंट का मतलब न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। वहां पे डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दोनों में न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट होंगे और इसीलिए उसके मास जो है अलग अलग होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रॉन होने के कारण ही उसके मास अलग अलग। दिस इज द रीजन, मेन रीजन यही है जिसके कारण उसके मास अलग अलग। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तो इसके थर्ड पॉइंट के डिसएडवांटेज हो गए, मतलब थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे ड्रॉबैक हमें आ गया। अब अगर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट में, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएंट नेचर। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम दो अलग-अलग एटम्स ले, जैसे कार्बन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें, तो इसके मास अलग-अलग होंगे। दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक, उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग-अलग होंगे, मास अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, सब कुछ एवरीथिंग दे विल हैव डिफरेंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे तो एक कॉन्सेप्ट है आइसोबार का। आइसोबार का एक कॉन्सेप्ट है। आइसोबार में क्या होता है कि वहां पे जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन का एक आइसोटोप C6 और 14 था। नाइट्रोजन जो है इसका भी मास 14 होता है। अब अगर यहाँ पे देखो तो दोनों का मास सेम हो गया, जबकि इन्होंने क्या बोला? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएंट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा ही नहीं। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? सेम कैरेक्टरिस्टिक है। सेम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? सेम कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है यहाँ पे देखो मास दोनों के सेम है। ये इस तरह के एलिमेंट जिसके की एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन इसके मास अगर सेम हो तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस तरह के एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं आइसोबार। ठीक है, तो ये जो आइसोबार है ये इनके चौथे पॉइंट का ड्रॉबैक हो गया आइसोबार, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हो? अलग अलग एलिमेंट्स की जो है मास सेम है। फिफ्थ पॉइंट में आएगा एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, कंबाइनिंग इन द रेशियो ऑफ होल नंबर्स। सिक्स्थ पॉइंट, अ कंपाउंड कंटेन अ कांस्टेंट नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम। जब भी कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो ये आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से कि उसमें नंबर कांस्टेंट होंगे, मास कांस्टेंट होगा, उसमें एटम्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये वाला जो पॉइंट है ये कहां से आ रहा है? ये वाला पॉइंट ये आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास से, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास से सेकंड पॉइंट पर ये आ रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड पॉइंट के बारे में क्या याद रखोगे? ये थर्ड पॉइंट का डिसएडवांटेज मतलब ड्रॉबैक है और ये फोर्थ पॉइंट का ड्रॉबैक है। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑल एटम आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई। इवन एटम को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम को देखने के लिए हमको एसटीएम चाहिए, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए। इस एसटीएम से वी कैन सी एटम, वी कैन सी एटम बाय यूजिंग स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये एक एडवांस्ड वर्जन माइक्रोस्कोप है जिससे हम लोग एटम को देखते हैं। एटम, इस माइक्रोस्कोप का नाम है एस स्कैनिंग, टी टनलिंग, एम माइक्रोस्कोप। तो एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ऑफ द नेचर। मैं इससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता हूं। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट ऑफ द नेचर, ये गलत है, इससे मैं एग्री नहीं करता हूं। क्योंकि कई सारे एटम्स ऐसे हैं जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बहुत सारे और भी एटम्स हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम। ये सब जो है फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो अनरिएक्टिव है तो, या फिर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। Atoms take part in a chemical reaction. The properties of the matter does not depend on the characteristic of the atom. किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो उसके एटम की प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है। तो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एलिमेंट सिमिलर टू द ब्रिक्स। जैसे अभी आपने देखा था कि ब्रिक्स से बिल्डिंग बन रही थी, उसी तरह से एटम से जो है मैटर की फॉर्मेशन होती है। साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। अब इसका मतलब क्या है? इस साइज ऑफ द एटम को हम उसकी रेडियस से इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या है? चलिए मतलब समझाता हूँ। मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये कोई एटम, सपोज करो ये कोई एटम,
इस एटम के अंदर मान लीजिए कि ये है न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियस। अब इसकी जो एटम की जो साइज होगी वो कैसे डिसाइड होगी, इसकी न्यूक्लियस से लेकर के इसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रही होगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहे होंगे इस जगह पे, इस न्यूक्लियस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। और इसी रेडियस से साइज ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड, साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड। तो किसी भी एटम का साइज इसी रेडियस से डिटरमाइन होता है। तो एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स टू द ब्रिक्स, ये सब बता दिया। द साइज ऑफ द एटम इज डिटरमाइंड या इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, इसी रेडियस से इसका साइज डिटरमाइन होगा। जितना ऑर्बिट का डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, उतनी ज्यादा बड़ी उसकी साइज। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ है, इफ दे आर टू स्मॉल व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, क्यों हम लोग जब इतने छोटे हैं, एटम जब इतना छोटा होता है तो हम लोग उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एटम बिल्डिंग ब्लॉक है किसी मैटर का। एटम से ही क्या फॉर्मेशन होता है, एटम से ही मैटर की फॉर्मेशन होती है। कोई भी मैटर इस दुनिया का किससे बना है, एटम से बना है, एटम से ही मैटर की फॉर्मेशन होती है। डू दे हैव मास, बिल्कुल। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास का मतलब किस चीज का मास है, एटम का ही तो मास है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है, कोई भी मैटर एटम से बना है, इसका मतलब अगर उसका मास की, उसके मास की हम बात कर रहे हैं तो उसकी मास किस चीज की मास होगी, एटम की ही मास होगी। एटम में किसकी मास होगी, तो एटम में तीन सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी हैवी होता है। प्रोटॉन जिसका मास हम लोग 1 यूनिट के आसपास लेते हैं, और न्यूट्रॉन इसका भी मास लगभग 1 यूनिट के आसपास होता है। दोनों का मास लगभग 1 यूनिट के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो काफी कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840 यूनिट होता है। इतना कम होता है इसके मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो इसको हम लोग 1/1840 यूनिट लेते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास काफी हैवी होता है, तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो इसका मास होगा वहां पे दैट विल बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है यहाँ से? चलिए अब हम लोग आते हैं पार्ट ऑफ एटम्स। किसी एटम का जो पार्ट है, कोई भी एटम के जो पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो सबसे पहली चीज क्या एटम में होता है, न्यूक्लियस। आप यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज ऑफ न्यूक्लियस, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज पार्ट इज ऑफ न्यूक्लियस, जो मैंने यहाँ पे शेड किया है दैट इज ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं यहाँ पे रेड कलर से शेड कर दूं तो आपको और क्लियरली दिखेगा, ठीक है, दैट इज ऑफ न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें हैं न्यूक्लियस में, एक चीज तो हो गया प्रोटॉन, जो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज प्रोटॉन, यहाँ पे जो देख रहे हो ये इसके अंदर। और दूसरी चीज जो न्यूक्लियस के अंदर होती है दैट इज न्यूट्रॉन। दो चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती है, कौन कौन सी दो चीजें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका, वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होता है। ये जो आप देख रहे हो ये है इलेक्ट्रॉन, ये इसके बाहर के ऑर्बिट में रोटेट कर रहा होगा, इस तरह से या इस तरह से या ऐसे किसी भी तरह से वो रोटेट कर रहा होगा न्यूक्लियस के चारों। तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं। कैसे रोटेट कर रहे होते हैं, किस तरीके से रोटेट कर रहे होते हैं, किसी भी तरीके से रोटेट होंगे, ऐसे रोटेट हो चाहे ऐसे रोटेट हो चाहे ऐसे रोटेट हो, उसके चारों ओर रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन्स जिसपे की पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जिसपे की पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिसपे की नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसपे की कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन much smaller than proton or neutron have the negative electrical charge, move at nearly the speed of light and orbit the nucleus at the exact distance depending on the energy। हाँ, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इस पॉइंट पे ध्यान दो जरा, क्या मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट अलग अलग होगी। और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक हम यहाँ ड्रॉ करें, मान लो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस, अब इसके बाहर ये हो गई इसकी, मान लीजिए कि ये हो गई इसकी पहली ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट, ये हो गई इसकी दूसरी ऑर्बिट, ये हो गई इसकी तीसरी ऑर्बिट। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, जिसकी जितनी एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो उतनी डिस्टेंस पे होगा। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी होगी उसके सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन की, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन की उससे ज्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन की उससे ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग वहां पे अरेंज होता है, जिसकी जितनी एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग वहां पे अरेंजमेंट होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ द लाइट, हाँ, इलेक्ट्रॉन मच स्मॉलर देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैव द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, मूव एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट एंड ऑर्बिट ऑफ द न्यूक्लियस एट एग्जैक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी। जिसकी जितनी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसकी रोटेशन होती है। ओके बच्चों, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एटम की साइज क्या होती है, एटम की जो साइज होती है वो इतनी छोटी होती है कि वो हम लोग उसके लिए एक अलग यूनिट बनाते हैं, और उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या है, उस यूनिट को हम लोग नैनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसमें नैनोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। और 1 नैनोमीटर का जो साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं एटम का। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम 1 मीटर को इतने पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर। तो एटम की जो साइज मेजरमेंट होती है वो किस में मेजरमेंट होती है, नैनोमीटर में मेजरमेंट।
तो एटम आर वेरी स्मॉल, मोर देन 1 मिलियन। अब देखो यहाँ पे ये बताने के लिए कि एटम कितना छोटा होता है, इसके बारे में बताया कि अगर हम लगभग मोर देन मिलियंस ऑफ एटम को एक साथ कंबाइन करें, 1 2 3 4 5 6 7 इतने एटम्स को एक साथ कंबाइन करें ना, तो वो उसकी जो थिकनेस होगी वो लगभग एक पेज के बराबर में है। सोचो एक पेज कितना पतला सा होता है, इतने एटम्स को हम 1 टू 1 कंबाइन करें, एक एटम 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा एटम्स को कंबाइन करें तो वो लगभग एक पेज के बराबर उसकी थिकनेस होगी, इतनी ज्यादा छोटा होता है एटम। सोचो when stuck together they will make a layer barely as thick as the sheet of the paper, इतना छोटा होता है। यहाँ पे देखो एक इमेज ड्रॉ किया गया है सिलिकॉन एटम का, ये देखो ये एसटीएम से ही ड्रॉ किया गया है, एसटीएम से ही बनाया गया है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप से बनाया गया है ये वाला है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट में हम आए, नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरे सिंबल ऑफ द एटम्स। देखो तो सिंबल, ये सब जो सिंबल है, ये सब जो डिफरेंट इमोजीज हैं, आपको पता ही है ना ये इमोजी किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट वाली जो इमोजी है वो किसके लिए यूज की जाती है, किसी को पता है ये वाली इमोजी किसके लिए यूज करते हैं? नहीं पता किसी को? हाँ जी बच्चों बताओ किसके लिए यूज करते हैं? व्हेन वी आर हैप्पी, वेरी गुड। जब खुश होंगे तो ये वाला इमोजी यूज करेंगे, और ये वाला कब के लिए यूज करते हैं? इस वाले के बारे में बताओ, सेकंड वाले के बारे में क्या बात कर रहे हो? व्हेन वी आर मोर हैप्पी, हाँ वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी हैप्पी है तब हम सेकंड वाला यूज करेंगे। और थर्ड वाला थर्ड वाले के बारे में कोई आइडिया? चलो तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज हैं वो क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोजी हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेंटल कंडीशंस को शो करते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मेंटल कंडीशंस के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इमोजी यूज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए भी तो सिंबल अलग अलग होने चाहिए ना बच्चों, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट सिंबल होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स का यूज करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा हाइड्रोजन को हम H लिखेंगे, हीलियम के लिए हम He लिखेंगे, लिथियम के लिए Hi, बेरिलियम के लिए Be, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए O, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N। इस तरह से हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग यूज करेंगे ना, जैसे हम लोग डिफरेंट मेंटल कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमोजी यूज करते हैं। तो अगर हम ये इमेज ड्रॉ कर दें, ये इमोजी किस कोई भी इमोजी अगर हम ले लें, सपोज करो यही इमोजी ले लिया, तो आपको पता है कि वो किस मेंटल कंडीशन की बात कर रहा है। तो अगर हम ऑक्सीजन O लिखते हैं तो आपको पता है कि ये हम ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। ये जो सिंबल है सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने सिंबल्स यूज किया था, यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिफरेंट सिंबल्स यूज किया था, लेकिन ये सिंबल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना थोड़ा मुश्किल काम, इसलिए इस सिंबल को डिस्कार्ड कर दिया गया। और उसके बाद जो बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे उनके सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। बर्जीलियस ने क्या बताया कि बर्जीलियस ने क्या बताया, ये सब देखो डिफरेंट सिंबल्स थे जो जॉन डाल्टन के सिंबल थे। तो उसके बाद बर्जीलियस ने कॉन्सेप्ट दिया कि हमें जो है कुछ दूसरे तरह के सिंबल्स यूज करने चाहिए, और उन्होंने क्या बोला कि हम सिंबल्स को ऐसे यूज करेंगे जैसे किसी एटम का जो पहला नाम है उसके मतलब एटम का जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर हो, जैसे कार्बन है तो कार्बन के लिए हमने C यूज किया, ठीक है? या तो हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, या तो हम क्या करेंगे फर्स्ट लेटर यूज करेंगे, या हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लेटर यूज करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम कार्बन के लिए तो हम लोग C यूज कर चुके, तो कैल्शियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CA यूज कर दी, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, ठीक है? कहीं कहीं पे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को यूज किया है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को यूज किया, जैसे क्लोरीन है, सपोज करें क्लोरीन है तो CN, ठीक है? नहीं अभी क्लास ओवर करूंगा, 5 मिनट में क्लास ओवर करूंगा। Cl यूज किया है, तो या तो फर्स्ट लेटर को यूज किया है, या फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को यूज किया है, या फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को यूज किया है। या कहीं कहीं पे उन्होंने क्या किया है कि लेटर्स टेकन फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम लैटिन नेम, फ्रॉम लैटिन, उसके लैटिन नेम से यूज। अब जैसे देखो एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल क्या है, Sb। अब एंटीमनी का सिंबल Sb क्यों है, क्योंकि उसका लैटिन नेम जो है स्टीरियम है, तो वहां से लिया गया इसका सिंबल। कॉपर सिंबल क्या होता है, Cu, क्यों होता है, क्योंकि लैटिन नेम इज क्यूप्रम। गोल्ड, गोल्ड यूज क्या करते हैं सिंबल Au, क्यों, क्योंकि उसका लैटिन नेम है ऑरम। आयरन लैटिन नेम इज फेरम। लेड लैटिन नेम इज प्लम्बम, Pb यूज करते हैं। मरकरी हाइड्रिक आयरन Hg यूज करते हैं। पोटेशियम के लिए K यूज करते हैं, कैलियम। सिल्वर के लिए Ag यूज करते हैं, आर्जेंटम उसका लैटिन नेम होता है। सोडियम के लिए नाट्रियम यूज करते हैं, Na। टिन स्टैनम Sn यूज करते हैं। टंगस्टन के लिए W यूज करते हैं, वोल्फ्राम होता है उसका लैटिन नेम। तो अलग अलग एलिमेंट्स में ये अलग अलग तरीका यूज किया गया, कहीं पे फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, कभी कभी कहीं पे फर्स्ट लेटर, कहीं पे फर्स्ट एंड सेकंड, कहीं पे फर्स्ट एंड थर्ड, कहीं पे लेटर्स टेकन फ्रॉम लैटिन नेम। इस तरीके से सिंबल्स बनाए, ठीक है? तो इस तरीके को यूज करके तब बर्जीलियस ने क्या किया, सिंबल का कॉन्सेप्ट यूज किया। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं, इसके बाद के आगे की चीजें हम लोग अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और इससे आगे अगली क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ओके चलो, ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।